साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास में भीनमाल शाखा के गुर्जर प्रतिहार वंश का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने अभी तक 4 शासकों के बारे में अध्ययन कर लिया है। सबसे पहले हमने भीनमाल शाखा के जो संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम के बाद में हमने ककुस्थ, ककुस्थ के उपरांत देवराज और देवराज के बाद में हमने वत्सराज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी या घटनाएं थी उन सब का अध्ययन कर लिया है। अब आज की इस कक्षा में हम वत्सराज के बाद आने वाले जो शासक हैं उनका अध्ययन करेंगे। वत्सराज के बाद में जो हमें अगले शासक नजर आते हैं वो है नागभट्ट द्वितीय, क्योंकि नागभट्ट नाम से पहले एक शासक हो गए हैं। जो पहले शासक हैं तो उनके नाम के पीछे प्रथम लगा हुआ है। जब नागभट्ट नाम से ही एक और व्यक्ति शासक बने हैं तो उनके नाम का आगे फिर द्वितीय लगा दिया गया है। ये जो नागभट्ट द्वितीय हैं ये वत्सराज और सुंदर देवी के पुत्र थे। इनका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता था। ये जो कथन है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम नागभट्ट प्रथम का अध्ययन कर रहे थे तब हमने कहा था कि उनकी एक उपाधि है नागावलोक, और नागावलोक उपाधि होने के कारण ही उनका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता है। ठीक इसी प्रकार नागभट्ट द्वितीय का राज दरबार भी नागावलोक का राज दरबार कहलाता था। इनकी कुछ हमें उपाधि नजर आती है, जैसे ये नागभट्ट द्वितीय भीनमाल शाखा के पहले प्रतिहार शासक हैं जिन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि ली। इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, सम्राट उपाधि। तब हमने ये देखा था कि जो सम्राट उपाधि है वे लेने वाले पहले शासक वत्सराज है। इसी प्रकार परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि लेने वाले पहले शासक नागभट्ट द्वितीय हैं। इनकी इस उपाधि की जानकारी हमें जो बकुला अभिलेख है उनसे मिलती है। ये जो उपाधि है जब हम आगे पढ़ेंगे, जब उन्होंने विजय अभियान चलाया था तब उन्होंने कन्नौज को जीता है, तो उस कन्नौज की विजय के उपलक्ष्य में ही उन्होंने उपाधि धारण की है। इनको भीनमाल शाखा कर्ण भी कहा जाता है। जब हम मंडोर के गुर्जर प्रतिहार पढ़ रहे थे तब हमने वहां पर एक शासक का नाम पढ़ा था ककूक, और हमने पढ़ा था जो ककूक हैं वे मंडोर शाखा के कर्ण हैं। इसी प्रकार जो भीनमाल शाखा है, भीनमाल शाखा के कर्ण नागभट्ट द्वितीय को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ भूमि दान दिया है तो दान देने के अवसर पर उनको कर्ण की उपाधि दी गई है। नागभट्ट द्वितीय की अगर हम विजय अभियानों की बात करेंगे तो उनका सबसे पहला संघर्ष आपके राष्ट्रकूटों से हुआ। नागभट्ट द्वितीय के समय जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे वे गोविंद तृतीय थे। गोविंद तृतीय से नागभट्ट द्वितीय का संघर्ष हुआ है और इस संघर्ष में नागभट्ट द्वितीय पराजित हुए हैं और गोविंद तृतीय आपके विजय हुए। इस विजय की जानकारी राष्ट्रकूट वंश के जो अभिलेख हैं राधनपुर अभिलेख और संजन ताम्रपत्र अभिलेख, ये अभिलेख कहाँ है और किसने लिखवाए, इनके हमने बात पहले के वीडियो में पहले कक्षाओं में हमने कर ली है। इन दोनों अभिलेखों में राष्ट्रकूटों की जीत और गुर्जर प्रतिहारों की पराजय की जानकारी मिलती है। तो एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों का संघर्ष होता है तो सबसे पहले हमने देखा था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का संघर्ष हुआ था आपके दंती दुर्ग से। इसके बाद में आए थे वत्सराज, और वत्सराज का संघर्ष हुआ था आपके ध्रुव प्रथम से। और अब हमने देखा आपके नागभट्ट द्वितीय, और नागभट्ट द्वितीय का संघर्ष हुआ आपके गोविंद तृतीय से। यहां पर एक बात क्लियर है, इन तीनों ही संघर्षों में गुर्जर प्रतिहार पराजित हुए हैं और राष्ट्रकूट आपके विजय हुए। तो जब जब राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों का संघर्ष हुआ है उस संघर्ष में हमेशा विजय राष्ट्रकूटों को हाथ लगी है और पराजित हमेशा गुर्जर प्रतिहारों को होना पड़ा है। हालांकि इस पराजय के बाद में नागभट्ट द्वितीय हताश नहीं हुए। उन्होंने अगला कदम कन्नौज की ओर बढ़ाया और वहां के शासक चक्रयुद्ध को हरा दिया। अब वहां के शासक चक्रयुद्ध कैसे बने, इस घटना को आप समझने का प्रयास करें कि जब गुर्जर प्रतिहारों के एक शासक थे वत्सराज, वत्सराज ने क्या किया, सबसे पहले कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज के एक शासक थे इंद्रायुध, इस इंद्रायुध को पराजित किया। पराजित करने के बाद उन्होंने इंद्रायुध को राजगद्दी से हटाया नहीं है। राजा वहां के इंद्रायुध ही रहे हैं, लेकिन वो अधीनस्थ शासक हो गए हैं किसके, आपके वत्सराज के। लेकिन जब वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम से हारते हैं तब वत्सराज की स्थिति आपकी दुर्बल हो गई थी। इस स्थिति का फायदा उठाया पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। धर्मपाल ने क्या किया, इस इंद्रायुध पर आक्रमण किया और इसको कन्नौज से हटा दिया और इसकी जगह शासक बना दिया आपके चक्रयुद्ध को। तो इस घटना से एक बात हमें समझ में आ गई कि वत्सराज के अंतिम समय में कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का नियंत्रण नहीं रहा, वहां पर नियंत्रण धर्मपाल का हो गया
और धर्मपाल के अधीनस्थ राजा के रूप में वहां पर शासन कौन कर रहे हैं? चक्रयुध कर रहे हैं। इसी बात का जो बदला लिया है आपके वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने लिया है। उन्होंने क्या किया, कन्नौज के जो तत्कालीन शासक थे चक्रयुध, उनको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में कन्नौज पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। तो यहाँ पर दो बातें क्लियर होगी। कन्नौज को जीतने वाले जो पहले शासक हैं वे वत्सराज हैं, और कन्नौज को राजधानी बनाने वाले जो पहले शासक हैं वो आपके नागभट्ट द्वितीय है। जब चक्रयुध को हराया तो ये चुनौती थी आपके धर्मपाल को, क्योंकि चक्रयुध को शासक बनाने वाले धर्मपाल ही थे। तो इस प्रकार अब जो आपके नागभट्ट द्वितीय का संघर्ष होगा वो पाल वंश होगा, और इस समय जो पाल वंश के शासक थे धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय के बीच में सन 1816 में एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसको बोलते हैं आपके मुंगेर का युद्ध। इस युद्ध के बारे में अक्सर परीक्षाओं प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो मुंगेर का युद्ध है वो 816 ईस्वी सन में हुआ है, और वे पाल वंशी शासक धर्मपाल और नागभट्ट के मध्य हुआ है। इस युद्ध में हमें ये जानकारी मिलती है कि ये विजय नागभट्ट द्वितीय की हुई। अब ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो दो अभिलेख हैं। एक अभिलेख है जोधपुर का लेख और एक है आपके चाटसू का लेख। जोधपुर लेख में इस बात का उल्लेख है कि इस मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय की ओर से कक, बाउक, धवल और शंकरगण इन्होंने भाग लिया, और नागभट्ट द्वितीय की ओर से इन्होंने धर्मपाल को पराजित किया। ये कक और बाउक मंडोर शाखा के गुर्जर प्रतिहार हैं। तो इस बात से एक बात और हमें समझ में आ गई कि मंडोर शाखा के जो प्रतिहार हैं वो भीनमाल शाखा के अधीनस्थ थे। इसी प्रकार जो 400 लेख है उसमें एक और बात लिखी गई है कि नागभट्ट द्वितीय के अधीनस्थ शंकरगण ने गौड़ नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो जोधपुर लेख और 400 लेख से हमें जानकारी मिल गई है कि मुंगेर युद्ध में नागभट्ट द्वितीय की विजय हुई है और पाल वंश के शासक धर्मपाल की पराजय हुई है, और कन्नौज पर हमेशा के लिए फिर आपके गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार हो गया। अगली अगर हम नागभट्ट द्वितीय की विजय देखें तो वह सिंध विजय। आप सभी जानते हैं जो भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वर्तमान पाकिस्तान में, वो सिंध क्षेत्र के नाम से जाना गया था। वहां के जो गवर्नर थे सुल्तान बेग वारिस, इन्होंने आपके उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया, और इस समय गुर्जर प्रतिहार शासक थे नागभट्ट द्वितीय। इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में भी नागभट्ट द्वितीय विजय रहे। तो इस प्रकार नागभट्ट द्वितीय ने चक्रयुध को पराजित किया, पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया और सुल्तान बेग वारिस को भी पराजित किया। इस संघर्ष में हमें दो बातें नजर आती हैं। एक ग्रंथ है प्रबंध कोश। इस प्रबंध कोश में बात लिखी गई है, एक चौहान शासक है आपके गुवक प्रथम। गुवक प्रथम को ही गोविंद राज कहा गया है, और ये कहा गया है कि इस सिंध संघर्ष में गुवक प्रथम या गोविंद राज ने नागभट्ट द्वितीय की ओर से भाग लिया। इसी प्रकार एक और ग्रंथ है खुमान रासो। इसमें यह बात पता लगती है कि जो गुहिल वंश के शासक है खुमान, उन्होंने भी नागभट्ट द्वितीय की ओर से सिंध संघर्ष में भाग लिया। तो दो नाम हमें यहां मिले हैं, एक तो गोविंदराज और एक आपके खुमान। गोविंदराज आपके चौहान वंश के हैं और खुमान आपके गुहिल वंश के हैं। तो जो चौहान हैं और उनके बाद जो गुहिल है, ये दोनों ही एक प्रकार के सामंत थे गुर्जर प्रतिहारों के। तो यहां पर यह बात भी क्लियर हो गई कि जो आरंभिक काल में चौहान और गुहिल वंश है वो गुर्जर प्रतिहारों के अधीनस्थ थे। इस विजय की उपलब्धि के रूप में नागभट्ट द्वितीय ने फिर गुवक को वीर की उपाधि दी थी। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। जो ग्वालियर अभिलेख है जो मिहिर भोज के समय लिखा गया था, उस ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय की कुछ अन्य विजयों की भी हमें जानकारी मिलती है। अभी तक हमने जैसे कन्नौज विजय, पाल विजय, सिंध विजय देखी है, इनके अलावा भी हमें कई आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिलेख की साक्ष्य के रूप में विशेष तौर से ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय की कई विजयों का उल्लेख मिलता है। तो वहां उस अभिलेख में केवल नाम दिए गए, जैसे उस अभिलेख में लिखा गया जो अनर्थ क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, तुरुस्क क्षेत्र है, वत्स क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र है, आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग क्षेत्र है, इन सब के लोगों का नागभट्ट द्वितीय ने अनुराग प्राप्त किया। तो इनसे इतिहासकार एक बात ये अनुमान लगाते हैं कि कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों पर नागभट्ट द्वितीय का अधिकार रहा है। अब जो अनर्थ क्षेत्र है उसका संबंध है काठियावाड़ से, मालवा क्षेत्र वर्तमान के मध्य प्रदेश वाला भाग, तुरुस्क का मतलब होता है सिंध क्षेत्र वाला भाग, वत्स वर्तमान के उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी वाला भाग, मत्स्य क्षेत्र जो हम जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला भाग, और आंध्र क्षेत्र दक्षिणी भारत वाला भाग, विदर्भ मध्य प्रदेश वाला भाग, और कलिंग जो उड़ीसा में आता है। तो ये सारे के सारे क्षेत्र आपके नागभट्ट द्वितीय ने कभी न कभी आपके विजित किए। अब आप इनको रटने का प्रयास नहीं करें, हम अगली स्लाइड में एक मानचित्र देखेंगे और उस मानचित्र से सारी विजय आपकी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मानचित्र को देखिए आप। अब इस मानचित्र में नागभट्ट द्वितीय ने जितने क्षेत्रों को जीता है
उन सभी क्षेत्रों को हमने दर्शाने का प्रयास किया। जैसे वत्स क्षेत्र को उसने जीता। आधुनिक उत्तर प्रदेश में एक स्थान था आपके कौशाम्बी। वैसे इस कौशाम्बी के नाम आप महान जनपद काल में भी पढ़ते हो। इस क्षेत्र को उन्होंने जीता और चक्रयुद्ध को पराजित करके उन्होंने कन्नौज को जीता। क्योंकि चक्रयुद्ध को शासक बनाने वाले धर्मपाल थे, तो धर्मपाल से भी उनका युद्ध हुआ, मुंगेर का युद्ध, और पाल वंश शासक धर्मपाल उन्होंने पराजित किया। मध्य प्रदेश जो मालवा क्षेत्र के नाम से परिचित था, उनका नाम उस समय प्राचीन काल में मालवा ही था, तो मालवा क्षेत्र को विजित किया। काठियावाड़ का क्षेत्र जिसको अनर्थ बोला गया है, जो आपके जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र जिसको मत्स्य क्षेत्र बोला गया है, और जो सिंध क्षेत्र है जहां पर सुल्तान बेग वारिस पराजित हुए आपके नागभट्ट द्वितीय से। इसके अलावा जो आंध्र क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र है, कलिंग क्षेत्र है, कलिंग आपके उड़ीसा वाला भाग, यहाँ पर कलिंग क्षेत्र है। तो इस मानचित्र से आप आसानी से समझ पा रहे हो कि नागभट्ट द्वितीय ने कितने सारे क्षेत्रों को विजित करने का प्रयास किया है। इसलिए जो भीनमाल शाखा के जो शासक हैं, प्रारंभिक शासक हैं, उनमें नागभट्ट द्वितीय का नाम विशेष तौर से स्मरणीय रहा माना गया है। नागभट्ट द्वितीय की अगर हम अंतिम समय की बात करेंगे तो चंद्र प्रभु सूर्य का ग्रंथ है प्रभाव चरित। इस ग्रंथ में इस बात को लेके कि नागभट्ट द्वितीय ने 833 में जल समाधि लेकर गंगा में अपने प्राण त्याग दिए। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, गुर्जर प्रतिहारों में दो शासक ऐसे हैं जिन्होंने गंगा में जल समाधि लिए। एक तो जब हम मंडोर शाखा पढ़ते हैं तो वहां पर हमें नाम नजर आता है जोट प्रतिहार, और भीनमाल शाखा में हमें नाम नजर आता है नागभट्ट द्वितीय। दोनों ही शासकों ने जल समाधि लेकर प्राण त्यागे हैं। इनके काल में जोधपुर के अंदर शिव और विष्णु मंदिर बने हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह हमने जो नागभट्ट द्वितीय हैं, नागभट्ट द्वितीय किस प्रकार आपके शासक बने, कौन कौन सी उपाधियां ली, कैसे वो आपके राष्ट्रकूटों से पराजित हुए, उसके बाद उन्होंने कन्नौज जीता, धर्मपाल को पराजित किया, सिंध क्षेत्र के जो अरब आक्रमणकारी हैं उनको परास्त किया, ग्वालियर अभिलेख में उन्होंने किन किन क्षेत्रों को विजित किया इसकी जानकारी हमें मिली है, उनके बारे में अध्ययन किया, और उसके बाद में उनका अंतिम समय को देखा। अब हम अगला शासक देखते हैं रामभद्र। रामभद्र नागभट्ट द्वितीय और इष्टा देवी के संतान थे। मिहिर बौद्ध से पहले जितने भी शासक होते हैं उन सभी शासकों में सबसे कमजोर निर्बल शासक थे रामभद्र। इन्होंने मात्र 3 वर्ष शासन किया था, 1833 से लेकर 1836। रामभद्र के समय गुर्जर प्रतिहारों के कई क्षेत्र आपके स्वतंत्र हो गए। जो पहले अधीनस्थ क्षेत्र थे वो स्वतंत्र हो गए। जैसे जो देवपाल है, पाल वंश का राजा देवपाल, जो धर्मपाल के बाद में शासक बना है, इसने कन्नौज पर फिर से आक्रमण किया है रामभद्र के समय। क्योंकि रामभद्र से पहले जब नागभट्ट द्वितीय थे उन्होंने कन्नौज को जीत लिया था, लेकिन अब देवपाल ने रामभद्र के समय कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज को फिर से जीत लिया। तो रामभद्र के समय कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों के हाथों से एक बार फिर से निकल गया और किस वंश के पास चला गया, आपके पाल वंश के पास। इसी प्रकार जो आधुनिक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, कालिंजर क्षेत्र, इस पर भी गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार था, लेकिन यह क्षेत्र भी आपके स्वतंत्र हो गया। जो सिंध क्षेत्र के अरब आक्रमणकारी है, जिनके लिए तुरुस्क शब्द का इस्तेमाल भी यहाँ किया गया है, इनसे संघर्ष में रामभद्र की आपके मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि रामभद्र के बाद में जब उनका लड़का जो मिहिर भोज था, जो भोज प्रथम नाम से जाना गया है, उन्होंने रामभद्र की हत्या की है। अब इन दोनों बातों को लेकर विद्वान अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि रामभद्र तुरुस्क जो आपके अरब क्षेत्र के जो आक्रमणकारी थे उनसे एक संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए। और इन्हीं रामभद्र के फिर अगले जो पुत्र थे वो थे आपके मिहिर भोज। मिहिर भोज रामभद्र और अप्पा देवी के पुत्र थे, और 1836 में इनका शासन प्रारंभ हुआ और 1885 तक उन्होंने शासन किया। मिहिर भोज को अब तक के प्रतिहार वंशों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक माना गया है। इन्हीं के समय गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। मिहिर भोज की अगर हम उपाधियों को देखें तो भोज प्रथम, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या की है रामभद्र की, तो बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्ष चरित्र, उसमें उनको पितृहंता कहा गया है। दौलतपुर अभिलेख में उनको प्रभास, और जो बगरुमा लेख है उत्तर प्रदेश में, वहां पर इनको समस्त पृथ्वी का विजेता कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख में उनको अगस्त्य ऋषि से भी श्रेष्ठ कहा गया है, और ग्वालियर अभिलेख और उनके सिक्कों में इनके लिए आदिवरा की उपाधि मिलती है। इनके कुछ सिक्कों पर श्री मद आदिवरा भी उपाधि इनको दी गई है। तो इनकी उपाधि आप देखिए, जैसे भोज प्रथम, प्रभास, समस्त पृथ्वी का विजेता, अगस्त्य ऋषि श्रेष्ठ, आदिवरा, मद आदिवरा, ये सारी उपाधि इस ओर संकेत करती है कि इन्होंने एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया है, और जो इनकी चारित्रिक उपलब्धियां हैं उनको देखते हुए ही इनको फिर अलग अलग नामों से या अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया गया है। अगर हम इनकी विजयों की ओर देखें कि मिहिर भोज ने किन किन क्षेत्रों को जीता,
सबसे पहले ये तो बात अब आपको ध्यान हो गई है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उनमें सबसे अधिक साम्राज्य जो विस्तार किया है वो मिहिर भोज ने किया है। अगर हम उनकी विजयों की ओर देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने मंडोर क्षेत्र पर आक्रमण किया। मंडोर पर उन्हीं के ही जो वंशज हैं बाउक, उनका अधिकार था, तो बाउक को उन्होंने पराजित किया है और मंडोर क्षेत्र को उन्होंने जीता है। मंडोर के बाद में जो कालिंजर क्षेत्र है, जो आधुनिक हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड वाला भाग, वहां पर चंदेल वंशी शासक जय शक्ति शासन कर रहे थे और जय शक्ति पर उन्होंने आक्रमण किया है और कालिंजर क्षेत्र को जीता है। क्योंकि आप पता है जो कालिंजर क्षेत्र है वो इनके पिता रामभद्र के समय स्वतंत्र हो गया था, तो इस क्षेत्र को फिर से प्राप्त करने के लिए उन्होंने यहाँ आक्रमण किया है। जब जय शक्ति पराजित हो गए और आपके मिहिर भोज का वहां पर अधिकार हो गया है, तो वहां पर उन्होंने जो उदम्बरा क्षेत्र है इस क्षेत्र में कुछ भूमिदान दिया है। तो जब कोई व्यक्ति भूमिदान देता है किसी क्षेत्र में तो वहां से इस बात का भी संकेत मिलता है कि वह क्षेत्र उसी के अधीन रहा होगा। जब कोई क्षेत्र शासक के अधीन होता है तभी वो वहां पर भूमिदान दे सकता है। इसके बाद में उन्होंने जो आपके आधुनिक बिहार और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एक वंश था कलचुरी वंश, और कलचुरी वंश के शासक थे गुणाम बोधी, इन्हीं को पराजित किया। इस संघर्ष की जानकारी हमें केहला अभिलेख से मिलती है, जिसमें उल्लेख है कि गुणाम बोधी आपके मिहिर भोज से पराजित हो गए और पराजित होने के बाद में यहाँ पर भी गुणाम बोधी को कुछ भूमिदान दिया है आपके मिहिर भोज के द्वारा। तो जब कालिंजर विजय करते हैं तो वहां पर भी भूमिदान दिया जा रहा है, और जब कलचुरी वंश के शासक गुणाम बोधी को पराजित करते हैं तो वहां पर भी भूमिदान दिया जा रहा है। इनकी अगली अगर हम विजय देखेंगे तो हमें नजर आती है आपके पाल वंश। हमने अभी देखा था कि जो रामभद्र थे, रामभद्र के समय एक शासक थे आपके पाल वंश के देवपाल, और देवपाल ने क्या किया, रामभद्र को पराजित करके कन्नौज को जीत लिया। तो इसी बात का विरोध करने के लिए या फिर से कन्नौज पर अधिकार करने के लिए मिहिर भोज ने पाल वंश के तत्कालिक शासक पहले देवपाल फिर उनके बाद आने वाले शासक नारायण पाल, इन दोनों से संघर्ष किया और संघर्ष में दोनों पराजित हुए और मिहिर भोज आपके इस संघर्ष में विजय हुए। और विजय होने के बाद में कन्नौज पर फिर से किसका अधिकार हो गया, आपके गुर्जर प्रतिहार का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार जो कन्नौज क्षेत्र रामभद्र के समय स्वतंत्र हो गया था या पाल वंश के अधीन हो गया था, उस क्षेत्र को फिर से जीतने का कार्य आपके मिहिर भोज ने किया। इस विजय की जानकारी हमें जो केहला अभिलेख है या जो 400 अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों में पाल वंश के साथ होने वाले संघर्ष की जानकारी मिलती है। अगले अगर हम इनकी विजयों की बात करेंगे तो वो आती है आपके राष्ट्रकूटों संघर्ष। मिहिर भोज के समय राष्ट्रकूटों के शासक थे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष शांत प्रवृत्ति व्यक्ति थे, तो इनके साथ तो मिहिर भोज का कोई सीधा संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन अमोघ वर्ष के बाद में जो शासक बने हैं वो थे कृष्ण द्वितीय, और ये प्रतिहार वंश के पहले शासक है जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को जिसने माफ कीजिए आपके राष्ट्रकूटों को पराजित किया है। इससे पहले हमने जितने भी संघर्ष देखे हैं, चाहे वो नागभट्ट प्रथम के हो, चाहे वत्सराज के हो, चाहे फिर वो आपके नागभट्ट द्वितीय के हो, सभी शासक राष्ट्रकूटों से पराजित हुए। लेकिन गुर्जर प्रतिहार के शासक मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि पहली बार राष्ट्रकूट शासक गुर्जर प्रतिहारों से पराजित हो रहे हैं। जो आपके हेमचंद्र राय चौधरी हैं, उन्होंने स्कंद पुराण जो ग्रंथ है उसके आधार पर कहा है कि आधुनिक गुजरात के अंदर जो क्षेत्र है गिरनार, वह क्षेत्र भी आपके मिहिर भोज के अधीन था। इसी प्रकार गुजरात में एक क्षेत्र है आपके काठियावाड़। काठियावाड़ यहाँ पर एक अभिलेख है उना अभिलेख, और उस उना अभिलेख में एक वहां के सामंत का नाम आता है बलवर्मा, और इससे ये जानकारी मिलती है कि काठियावाड़ क्षेत्र को मिहिर भोज ने जीता है और जीतने के बाद में बलवर्मा को अपने अधीनस्थ सामंत के रूप में नियुक्त किया है। इसी प्रकार जो पूर्वी पंजाब और जो हरियाणा वाला भाग है उस क्षेत्र से हमें एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है पिहोवा अभिलेख। इस पिहोवा अभिलेख में बात बताई गई है कि इस पूर्वी पंजाब और हरियाणा वाले भाग में मिहिर भोज ने घोड़ों के क्रय और विक्रय के लिए बाजार लगाया। देखिए, बाजार लगाने वाली बात हमने मंडोर के प्रतिहार में पढ़ी है, जहां पर हमने पढ़ा था जो ककूक है, ककूक ने घटियाला के अंदर बाजार स्थापित करवाया। ऐसा ही बाजार आपने पूर्वी पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में मिहिर भोज ने स्थापित करवाया। तो इससे एक बात हमें स्पष्ट नजर आ जाती है कि जो पूर्वी पंजाब वाला और हरियाणा वाला भाग है वह क्षेत्र भी आपके मिहिर भोज के अधीन रहा होगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो आधुनिक दिल्ली वाला भाग है वहां पर मिहिर भोज का खंडित अभिलेख मिलता है, और खंडित अभिलेख मिलता है, इससे कुछ इतिहासकार इस बात को संकेत करते हैं जो दिल्ली वाला भाग है वह भी आपके मिहिर भोज के अधीन रहा है। तो यह भी एक मिहिर भोज की उपलब्धि थी कि उन्होंने अपना साम्राज्य दिल्ली तक विस्तृत कर लिया था। तो जब हम ये मानचित्र देखते हैं तो इस मानचित्र में देखिए दिल्ली, कालिंजर, या जो पाल वाले भाग हैं, कलचुरी वंश, राष्ट्रकूट, गिरनार क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र, मंडोर क्षेत्र,
ये हरियाणा वाले भाग, इन सारे भागों को जीतने का श्रेय आपके मिहिर भोज को दिया जाता है। मिहिर भोज का सीधा संघर्ष अरबों से नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, कुछ ऐसे साहित्यिक साक्ष्य हैं जिनसे हमें बात की जानकारी मिलती है कि अरबों से सीधा संघर्ष तो मिहिर भोज का नहीं हुआ, लेकिन मिहिर भोज ने अरबों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आने से रोका है। उनके आक्रमणों को उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होने से पहले उनको रोक दिया है। जैसे मिहिर भोज के समय एक अरब यात्री आए थे जिनका नाम था सुलेमान। अब ये सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक समय भारत आए थे, तो होगी आपके मिहिर भोज के समय। सुलेमान अपनी पुस्तक में कुछ बातों का जिक्र करता है। जैसे वो कहता है कि प्रतिहारों के पास सबसे बड़ी अश्व सेना थी, और जो ये जुर्ज से नाम है, ये सुलेमान ने प्रतिहारों के लिए इस्तेमाल किया है। वो कहता है कि जो मिहिर भोज हैं, जो प्रतिहार वंश का शासक है, वो अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है, जिसके पास सोने और चांदी की खानें हैं, जिसका सारा का सारा क्षेत्र चोरी और डकैती से मुक्त है। तो यहां पर जब आप दूसरा कथन पढ़ते हैं अरबों का दुश्मन, तो इससे एक बात पता लग रही है कि मिहिर भोज ने अपने क्षेत्रों में कभी भी अरब आक्रमणों को सफल होने नहीं दिया। इसी प्रकार एक और अरबी लेखक है अल मसूदी। अल मसूदी ये कहते हैं, जो अल मसूदी है ये भारत आए थे महिपाल प्रथम के समय। ध्यान रखेंगे, सुलेमान तो आए हैं मिहिर भोज के समय और अल मसूदी आए हैं महिपाल प्रथम के समय। अल मसूदी अपने पुस्तक में लिखता है कि जो आपके अरब आक्रमणकारी थे वो मिहिर से इतने भयभीत होते थे कि अरबों ने अपने क्षेत्र में जो मुल्तान वाला भाग है, उस मुल्तान में एक सूर्य मंदिर बनवाया। और जब कभी भी मिहिर भोज अरबों पर आक्रमण करता, तो जो ये अरब क्षेत्र के लोग हैं, ये मिहिर भोज को धमकी देते कि अगर आप हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे तो हम इस मुल्तान के जो सूर्य मंदिर है उसको ध्वस्त कर देंगे। तो अपनी सुरक्षा के लिए अरबों ने इस मंदिर का सहारा लिया। तो इतने भयभीत थे अरब क्षेत्र के लोग मिहिर भोज से कि उनको अपनी सुरक्षा के लिए इस मंदिर को एक प्रकार की बांध के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। इसी प्रकार अल बिलादुरी ये भी अपनी पुस्तकों में एक बात लिखते हैं कि जो अरबी क्षेत्र के लोग हैं वह मिहिर भोज से इतने आतंकित थे कि उन्होंने एक शहर बसाया था। उस शहर का नाम ही था महपूद शहर। और जब भी आपके मिहिर भोज हमला करता आपके अरब क्षेत्रों पर, तो वे क्षेत्र में जाकर छिप जाते। तो जब आप अल बिलादुरी, अल मसूदी या सुलेमान की जो जितनी भी ये साहित्यिक बातें हैं, जब आप इनका ध्यान से आप अध्ययन करते हैं, तो एक बात पता लग रही है कि जो अरब क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वे हमेशा से ही मिहिर भोज से भयभीत रहे। इसीलिए सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। हमने मिहिर भोज की जो आपके प्रारंभ के जो उपाधियां हैं या फिर उनकी जो विजय हैं, किस प्रकार से अरबों से उनका संघर्ष हुआ है, वो सारी बात हमने पढ़ दी। अगर हम एक स्लाइड में देखेंगे कि मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो जब हम उनकी चारित्रिक विशेषताओं को देखें, जैसे ये श्रेष्ठ विजेता रहे, श्रेष्ठ साम्राज्य निर्माता रहे। अब आप जब इन विजयों को देखते हैं मिहिर भोज की, तो देखिए उन्होंने कितने सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया। तो इनसे एक बात पता लग रही है, जैसे माना भी किया है कि जो मिहिर भोज हैं उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में काठियावाड़ क्षेत्र से लेकर और पूर्व में बिहार तक विस्तृत था। इतने बड़े भूभाग पर उन्होंने अधिकार किया। इसलिए मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार शासकों में श्रेष्ठ विजेता या साम्राज्य निर्माता माना गया है। इनकी दूसरी विशेषता में नजर आती है सुरक्षा प्रहरी की। जैसे इन्होंने हमेशा ही अरब आक्रमण से भारतीय क्षेत्रों की सुरक्षा की है। ये कला मर्मज्ञ थे और विद्वान थे। इन्हीं के समय इतिहास प्रसिद्ध अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति रची गई थी। ग्वालियर प्रशस्ति लिखवाया आपके मिहिर भोज ने है, लेकिन उसको लिखने वाले जो उसके रचयिता हैं उसका नाम बालादित्य है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लिखवाने वाला काम तो मिहिर भोज ने किया है, पर जो उसकी रचना करने वाला काम वो बालादित्य ने किया है। ये धर्म परायण शासक थे। जैसे इन्होंने स्वयं भगवती धर्म का अनुसरण किया। जो भगवती देवी है वो उनके भगवती देवी के ये भक्त भी थे। और ये भी माना गया है कि अपने अंतिम समय में उन्होंने तीर्थ यात्रा की, यानी ये अध्यात्म की ओर चले गए और राजपाट छोड़ दिया और अपने पुत्र के लिए अपनी गद्दी भी छोड़ दी। और इनके बाद में जो उनके पुत्र थे महेंद्रपाल, वो शासक बने। और इनके अंदर दानशीलता का भी गुण था। ये बात हम देख चुके हैं कि जब भी इन्होंने इसकी शासक हराया, जैसे कालिंजर में आपकी जय शक्ति को हराया है या कलचुरी वंश के शासक गुणाबोधि को हराया है, तो वहां पर उन्होंने कुछ दान भी दिया है। तो अगर हम इनकी चारित्रिक उपलब्धि में देखें तो श्रेष्ठ निर्माता भी है, सुरक्षा प्रहरी भी है, कला मर्मज्ञ भी है, धर्मपरायण शासक भी हैं
और ये दानशील शासक भी है। इसलिए प्रतिहार वंशों में सबसे श्रेष्ठ शासक, प्रतापी शासक आपके मिहिर भोज को माना गया है। अब अगली कक्षा में हम इसी बीनमाल शाखा के अन्य शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।